उसका एक दोस्त जो उन्हीं के क्लास में था, वो अचानक से मर गया। उसकी मतलब बॉडी पाई गई, उसको रात को उसकी आवाज़ें सुनने लगी उस लड़के की, और ये बात उसको उस समय, क्योंकि वो छोटा था, तो बहुत डरा गई। नमस्कार, मेरा नाम हर्षित भारद्वाज है और आज मैं स्टूडियो में नील डिसिल्वा के साथ हूँ। नमस्कार। और मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है थोड़ा सा लग रहा है, काफ़ी लगना चाहिए, पर क्योंकि मैं इनके साथ हूँ तो थोड़ा डर कम है। तो मैं नील से पहला सवाल ये पूछूंगा कि क्या भूत होते हैं? भूत होते तो होंगे। आप मानते हैं भूत होते हैं? ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, तो उन चीज़ों को मैं कहता हूँ कि ठीक है, कुछ होगा। वैसे मैं साइंस का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो मैं सब फॉर्मूला में विश्वास करता हूँ, मैथमेटिक्स में विश्वास करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसका हमें एक्सप्लेनेशन नहीं, या वो मतलब फिर उन चीज़ों के लिए उनकी तह तक पहुँचना वो मुश्किल हो जाता है, और उसको ही हम कहते हैं कि सुपर नेचुरल, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, या पैरानॉर्मल, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है। तो उससे डरने की क्या बात है? उससे डरने की ये बात है क्योंकि क्या होता है कि जब अज्ञात कुछ चीज़ है, कुछ भी अननोन है, हॉरर इज ऑलवेज ऑफ द अननोन, राइट, जो हमें नहीं पता है, जो अपरिचित है। तो इन चीज़ों के बारे में हमें आज तक पता नहीं है। जैसे बहुत 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 सदियों पहले जब आग का इजाद नहीं हुआ था, तब लोग आग से डरते थे, सूरज से डरते थे, बिल्कुल, तो अंधेरे से डरते थे। तो जैसे जैसे हमने एक एक चीज़ पर मात हासिल की तो उसका डर कम हुआ, लेकिन आज तक एक चीज़ पर हम मात नहीं हासिल कर पाए कि भगवान होता है या शैतान होता है, ये हमें आज तक पता नहीं है। तो उन दोनों का डर अलग किस्म का डर है, लेकिन वो डर है हमारे में। आपको लगता रहेगा वो? जब तक हमें इसके बारे में श्योरली नहीं पता चलता है कि क्या है, वो डर तो रहेगा। अच्छा नील, आप अपने व्यूअर्स को बता दें, नील ने अभी तक 7 किताबें लिखी हैं एंड सारी किताबें बहुत ज़्यादा पॉपुलर और चर्चित हैं। एक जो दो लेटेस्ट बुक हैं, यक्षिनी जो रूपा पब्लिकेशन से आई है, और हॉन्टेड में रियल लाइफ पैरानॉर्मल स्टोरीज है विद जयलानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। जयलानी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, तो वो इन सब हॉन्टेड लोकेशंस पे, मतलब भूतिया जगह, एक्चुअल लोकेशंस की है। तो ये किताब में आपके पास भानगढ़ की कहानियाँ हैं, कुलधारा की है, लंबी देहार माइंस है। अच्छा, तो इन सब जगहों पर ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे भूत प्रेत आज भी हैं। तो जय जो इस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, वो इन जगहों पर जा चुका है, वहाँ उसने बहुत सारी रातें बिताई हैं अकेले। भानगढ़ में वो 23 बार गया है, 23 रातें उसने बिताई है। तो वहाँ उसने क्या क्या देखा, क्या क्या उसके तजुर्बे थे, वो इन किताबों में शब्द मेरे हैं, कहानियाँ उसकी। मैं सिर्फ भानगढ़ वाली कहानी के उस पर ही पढ़ सकता हूँ, क्योंकि आप भानगढ़ गए हैं। मैं गया हूँ, मैं रात में नहीं रुक पाया, अच्छा, हिम्मत नहीं जुटा पाया रात में रुकने की। भानगढ़ में वो एक नोटिस बोर्ड है कि आप यहाँ 6 to 6, वही डरा देता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नोटिस बोर्ड है। भानगढ़ एक हेरिटेज साइट है, और जितने भी ये साइट्स हैं जहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके बोर्ड पे वही लिखा होता है कि 6 to 6 नॉट अलाउड। लेकिन भानगढ़ का ये रेप्यूटेशन ऐसा बन गया है कि लोग अभी उस वजह से नहीं जाते कि इधर कुछ होगा, इसलिए ये नोटिस बोर्ड लगा। आप तो बताएंगे नहीं कि भानगढ़ में भूत है या नहीं है, किताब ही पढ़नी पड़ेगी। तो आप किताब वो स्पॉइलर नहीं देना है। नहीं पढ़ेंगे, आई एम श्योर कि देखने वाले भी पढ़ेंगे। काफ़ी सस्ती भी है ये, और अभी काफ़ी चर्चा में है, हर जगह, हर बुक स्टोर पे सभी जगह अवेलेबल है, अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। ये खासी इंटरेस्टिंग लगी है मुझे, यक्षिनी। ये क्या इंडियन अकल्ट से आपने ये टर्म उठाया है, या आपने सिर्फ? यक्षिनी से तो आप परिचित होंगे, वो हमारे जो उनको इंग्लिश में कहते हैं डेमीगॉड्स, ना तो भगवान ना तो इंसान, बीच के। तो यक्षिनी है, मतलब अपने माइथोलॉजी में है, हमारे लोर में है। तो मैंने जो यक्षिनी बनाई है वो फिक्शनल है, ओके, लेकिन जो लोर है उसका, मतलब जो उसकी गाथा है यक्षिनी की, वो वही है। मतलब मेरी यक्षिनी भी कुबेर से आती है, मतलब कुबेर उसके राजा हैं, अलकापुरी से आती है, लेकिन उसने जन्म लिया है एक इंसानी लड़की के रूप में।
या उसके शरीर में, ऐसे मैं कहूँगा। तो ये लड़की है मीनाक्षी, जो महाराष्ट्र के एक गांव में वो सबसे छोटी लड़की है परिवार में, 7वीं लड़की है, सब लड़कियां हैं। और जैसे वो बड़ी होती है, जैसे वो 15 साल की होती है, तो अजीब चीज़ें होने लगती हैं। तो जो यक्षिणी का प्रभाव है उसमें वो जन्म से है, लेकिन ये यक्षिणी उभर के निकलती है जब वो उम्र की हो जाती है। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर से जो 5 सवाल पूछे थे वो यक्ष ने पूछे, हाँ ये सब जानते हैं। हाँ, तो वही यक्ष का जो फीमेल है वो यक्षिणी है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क बहुत है। क्योंकि जो यक्षिणी है, जो फीमेल है, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो उसका जो वो कभी कभी वरदान भी देती है, कभी कभी शाप भी देती है। तो लोग यक्षिणी की पूजा भी करते हैं। अघोर साधनाओं में तांत्रिक लिटरेचर में यक्षिणी बहुत यक्षिणी की 36 यक्षिणियाँ हैं, और 36 यक्षिणियों के नाम हैं, और उनका हर एक का पूजा का तरीका आप देखोगे। एक मध्य प्रदेश में मंदिर भी है। हाँ, मध्य प्रदेश में है, बहुत सारे साउथ में भी आर्किटेक्चर में आपको मिलेंगे बहुत सारे योगिनीज, 64 योगिनी, बहुत 36 यक्षिणी रिलेटेड है। तो मैं यही जानना चाह रहा था कि आपका कंटेंट कहीं ना कहीं से इंडियन ऑकल्ट से और बहुत तांत्रिक अघोर लिटरेचर है वहाँ से प्रभावित है। हाँ, ऐसे ही हवाई फिक्शन नहीं। वेरी नाइस। अच्छा, आप 4 साल से लिख रहे हैं? बिल्कुल। 2015 से आपने पहली किताब अपनी पब्लिश की, और 4 साल में 6-7 किताबें आप लिख चुके हैं। काफ़ी सारा स्क्रीन राइटिंग कर रहे हैं, फिल्म्स के लिए भी अडेप्टेशन हो चुका है। इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं? यंग जो लेखक सुनने वाले हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो देख रहे होंगे, एस्पायरिंग ऑथर्स हैं, तो कैसे? इनमें से जो नॉवेल जो मैं लिखता हूँ, जो फुल लेंथ नॉवेल होती है, वो अब तक मैंने 4 ही लिखी है, और जो बाकी की जो अब बात कर रहा हूँ वो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस हैं। तो मैं फुल टाइम ऑथर हूँ। मेरा एक क्लास हुआ करता था एक ज़माने में, मैं पढ़ाया करता था, लेकिन फिर जब दोनों चीज़ें साथ में होने लगी तो मैं नहीं कर पा रहा था, तो मैंने वो क्लास को फिर पीछे कर दिया, और मैंने अपने नॉवेल राइटिंग को। बड़ा मुश्किल डिसीजन। बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो क्लास अच्छी चल रही थी और वो अपना मतलब रोजी रोटी वहीं से आ रही थी उस वक्त। बहुत मुश्किल, क्योंकि ये जो आपका जो मोमेंट ऑफ डिसीजन है, इस पर मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे, मैं हर जो भी लेखक से बात करता हूँ हमेशा पूछता हूँ कि आर्ट एंड क्राफ्ट और रोजी रोटी के बीच में डिसीजन लेने का जो समय आता है वो आप कैसे लें? और मुझे ये जो समय आया वो उस टाइम में भी एज थी 39। तो वो एक ऐसी उम्र नहीं है जब आप इतने रिस्की डिसीजंस लो। लेकिन ऐसी बात हुई थी कि मैं 18 साल से पढ़ा रहा था एक ही क्लास में, तो वो एक ही चीज़ में दोहराता जा रहा था इतने साल। मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो बढ़ के आगे निकल के कहीं कहीं पहुंच जाते थे, और मैं वही एक क्लासरूम में दबा रह गया था। वो मुझे खल रहा था। वो पिछले 2-3 साल से, मतलब जब से मैंने डिसीजन लिया तब से वो मुझे, और मैं राइटर बचपन से हूँ, क्योंकि मेरे डैड भी, मेरे पिताजी भी वो सबटाइटलिंग का काम करते थे। हिंदी मूवीज़ को इंग्लिश में वो बनाते थे, डबिंग नहीं, सबटाइटलिंग। और जब मैं 6th-7th में था तब मैं भी उनको असिस्ट करता था। वेरी नाइस। कि वो काम में रहते थे, बिजी रहते थे, डेडलाइन होती थी, तो मैं वो टाइपराइटर पे लगे रहता था। इसमें 2-3 बात बड़ी ज़रूरी है। एक तो ये कि आपको लिखने का, और लिखने से ज़्यादा, एक लेखक को लिखने से ज़्यादा पढ़ने का, द रीडर बिहाइंड द राइटर इज़ द मेन रीज़न, राइट? वो था। और आपने अपने 39 तक तो आपने अपने रोज़ी रोटी का इंतज़ाम किया ना। हम बात कर रहे हैं उन लोगों से जो 20 की उम्र में, 22 की उम्र में, 25 की उम्र में आर्टिस्ट हैं, कंपोजर्स हैं, लेखक हैं, कि यार मेरे को तो म्यूज़िक ही करना है, या मेरे को तो यही करना है। वो जो उस दुविधा में रहते हैं, वो क्या करें? तो उसका जवाब आपने दे दिया कि पहले आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर आप तैयार नहीं हो तो आप डिसीजन के मोमेंट पे नहीं पहुंचोगे। जब आप तैयार हो जाओगे तो डिसीजन के मोमेंट पे अपने आप पहुंच जाओगे। तो आपने तैयार किया काफ़ी साल अपने आप को। क्योंकि मेरे मन से, मेरे ओपिनियन में एक सिक्योरिटी नाम की चीज़ भी होती है जो हमें अपने लिए बनानी पड़ती है। वो एक सिक्योरिटी हो गई, फिर आप आपका पैशन फॉलो करो, और साइड बाय साइड भी कर सकते हो। क्योंकि मैं जब क्लासेस चलाता था तब मैं लिखता भी था। हाँ, वो बैलेंस ढूंढने की बात है। अच्छा, आप काफ़ी मुंबई में ही रहे हैं हमेशा से। कोई किताब आपने किसी सिटी के या एक ज्योग्राफिकल सेटिंग, लैंडस्केप पे बेस की है? अब तक मेरी जो बुक्स है सब मुंबई पे ही बेस्ड है। यक्षिणी महाराष्ट्र की स्टोरी है, लेकिन आधी स्टोरी मुंबई में है। मायाज न्यू हस्बैंड
वो तो पूरी मुंबई की स्टोरी है। इनफैक्ट उसमें सेटिंग्स बहुत विविडली डिस्क्राइब किया है। बोरिवली है और नाईगांव है, तो जो सबर्ब्स है वो पूरी तरह से डिस्क्राइब किए गए। तो स्टीफन किंग का काफ़ी प्रभाव हाँ, और स्टीफन किंग जैसे अपना कहते हैं कि ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो लोकेशन इज अ लोकेशन, कैरेक्टर। क्योंकि जो लोकेशन है वो अपनी कहानी खुद सुनाता है। एग्जैक्टली। अभी इंडिया में ही आप देखो, हमारे भारत में जो गांव की कहानियां हैं और जो शहरों की कहानियां बहुत अलग है। तो एक सेटिंग लेना बहुत जरूरी है। जैसा आप एक अगर रेगिस्तान में हॉरर सेट करो, वो बहुत अलग होगा। तो ये डाइवर्सिटी वो मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैं भी अलग अलग जगहों की खोज कर रहा हूँ जहाँ मैं अपना हॉरर स्टोरी सेट करूँ। तो अभी एक प्रोजेक्ट जो मैं कर रहा हूँ उसमें एक कश्मीर में हॉरर में, हाउस बोट में हॉरर। वेरी नाइस। तो वो है एक राजस्थान में रेत में हॉरर, भवंडर में। तो ऐसी चीज़ों को मैं भी एक्सप्लोर करता हूँ। तो लोकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कोई एक जो कुछ इंटरेस्टेड लोग सुन रहे होंगे कि यार भूत की बात शुरू हुई थी, भूत नहीं आया अभी तक, कोई एक किस्सा किसी भी किताब से आप ऐसा सुनाएं जो मतलब वही एज यू सेड कि अनएक्सप्लेनेबल है, तो हमें नहीं पता कि सच होता है या झूठ होता है, बट जो किताबें अभी बाहर आई है उनमें से, या जो, तो फिर तो हॉन्टेड में बहुत सारी कहानियाँ हैं ऐसे। एक किस्सा आप सुनाइए। हॉन्टेड जो है वो, जैसे आपको पता है, जय अलानी की कहानियाँ हैं जो, तो उसको थोड़ा मैंने अपने शब्दों में भी रोकर उसको प्रस्तुत किया है। तो जय किस तरह से ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में पहुंचा, उसने ये करियर कैसा चूज किया। तो ये तब की बात है जब वो 9 साल का था। अच्छा। और वो दार्जिलिंग के एक हॉस्टल में रहता था। तो वहाँ जब वो ऑल बॉयज़ हॉस्टल था, एक क्लोज्ड जैसा, बंद जैसा एनवायरनमेंट था, पीछे सब पहाड़ियाँ थी और वैसा सब जैसा हॉरर सेटिंग होता है वैसे। तो जब वो 4th में था तब उसका एक दोस्त जो उन्हीं के क्लास में था, वो अचानक से मर गया। वो उस जंगलों में गया था, उसकी मतलब बॉडी पाई गई और उसको सर पे चोट था। किसी को नहीं पता कि वो वहाँ क्यों गया था, क्या, क्योंकि वो एक पेरीमीटर था जिसके बाहर नहीं जाना था, फिर भी वो वहाँ पाया गया। अब उसके बाद बहुत सी चीज़ें यहाँ होने लगी इस हॉस्टल में। तो एक उसमें से बात ऐसी हुई कि ये लोग डॉर्म में रहते, डॉर्मिट्री में। तो जय के साथ 18 मतलब टोटल 18 लड़के एक डॉर्म में रहते थे। तो ये अभी तभी लड़का ही था। और उस वक्त उसको रात को उसकी आवाज़ें सुनने लगी, उस लड़के की जो मरा था। और वो आवाज़ें धीरे धीरे करके ज़्यादा होने लगी, जैसे जैसे रात गुजरने लगी। बहुत क्लियर पूरा उसको साउंड सुनता था कि क्या हुआ है। और ये बात उसको उस समय, क्योंकि वो छोटा था, तो बहुत डरा गई। उसने काउंसलर से भी बात की, और लेकिन वो बोलने लगे कि क्योंकि ये सदमा है, ये इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन बाद में एक रात ऐसी आई जब वो डॉर्म के सारे लड़के पूछने लगे जैसे कि ऐसा होता है क्या। तो जय ने कहा कि मुझे तो सुनता है, तो तुम भी जागे रहो, तुम्हें भी देखो क्या होता है। तो उस रात वो जागे रहे। एक पर्टिकुलर रात उन्होंने चूज़ की, सभी लड़के लाइट बंद करके अपने अपने बेड में वो जागे रहे। और उस रात वो लड़के की आवाज़ हर लड़के को सुनाई थी। तो तब जय को विश्वास हुआ कि कुछ तो है जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये कहानी, तो मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी जो है। तब से वो, तभी तो जय डरा हुआ था क्योंकि उसको कुछ पता नहीं था कि क्या है। लेकिन आज जाके जय ऐसा मानता है कि वहाँ कुछ था। आज वो हॉस्टल का जो डॉर्म है वो हॉस्टल अभी भी है, लेकिन वो बंद है, लॉक्ड है। वो अथॉरिटीज़ ने लॉक किया है, उसमें कोई रहता नहीं है। और उसकी वजह भी पता नहीं है क्यों, वो लोग नहीं बताते हैं। और हमने डॉर्म का नाम भी नहीं लिया है, वो हॉस्टल का नाम नहीं लिया है इस बुक में। और जय अभी भी सोचता है कि शायद वो लड़का जो मरा था कुछ कहना चाहता होगा, और उसकी वो अधूरी बात जय उस टाइम सुन नहीं पाया। तो इसलिए वो आज तो इस एक्सप्लोरेशन इसलिए करता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग हमसे मरने के बाद भी कुछ कहना चाहते हैं। और शायद वो एक बात सुनने के लिए। तो जय अभी वापस पहुंचा नहीं वहाँ पे, या वो जाने का प्रयास तो उसने किया है 2-3 बार, लेकिन वो हुआ नहीं कभी। और ये क्या होता है ना, ये बचपन का ट्रॉमा है। तो बचपन की बात फिर से जाकर रिविजिट करना बहुत मुश्किल होती है। मज़ेदार ऐसी भूतियाँ और बहुत सारी कहानी है इसमें, जो ये तो खैर रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। यक्षिनी और बाकी नील की किताबें, मायाज न्यू हस्बैंड, राइट बिहाइंड यू, पिशाच
पिशाच। पिशाच के बारे में बताइए कुछ। पिशाच मेरी एक सेल्फ पब्लिश्ड बुक थी जो मैंने माया के बाद लिखी, और बहुत ही क्रिटिकली अक्लेम्ड बुक है, क्योंकि उसके लिए जो रिव्यूज़ आए हैं वो सभी 4 और 5 स्टार्स ही हैं। मतलब मेरी सब बुक्स में से उसका रिव्यू सबसे हाई है। पिशाच एक कहानी पैरानॉर्मल रोमांस है जो इंडिया में बहुत फेमस है। तो ये एक पुनर्जन्म की भी कहानी है, लेकिन वो स्पॉइलरिश होगा इसलिए मैं वो उस एरिया में नहीं जाऊंगा। लेकिन एक कपल है और उस कपल के प्यार को नहीं बढ़ने देने वाला एक पिशाच है, एक आत्मा है जो बहुत सदियों से नेगेटिव इविल फोर्स उस लड़की के पीछे है, और यही कहानी है। लेकिन पिशाच में एक क्वेस्ट ये है कि वो जो पिशाच है जो इस लड़की के पीछे है, नीतिका के पीछे है, वो पिशाच अभी बहुत ही अनडेवलप्ड है, मतलब एक साया है सिर्फ। तो उसको बहुत सारी चीज़ें करना है ताकि वो फुल फॉर्म में आ जाए, गेन पावर्स। और उसका क्वेस्ट ये है पिशाच का कि वो ह्यूमन बन जाए। वो ह्यूमन इसलिए बन जाए ताकि वो नीतिका को पा सके, उस लड़की को पा सके। तो ये जो जर्नी है पिशाच की, वो हर जगह जाता है। वो शंकर भगवान से भी मिलता है। अच्छा। हमारे स्टोरी में माइथोलॉजी बहुत है, मैं माइथोलॉजी का बहुत फैन हूँ, तो वो लेकिन मैं अपने हिसाब से डालता हूँ। मतलब वो अपने आप से मैं फिक्शनलाइज करके किसी न किसी तरह से डालता हूँ। तो ये पिशाच की भी कहानी है और नीतिका की भी कहानी है। ओके, इंटरेस्टिंग, पढ़नी पड़ेगी। तो इसका, हाँ, इसकी बहुत चर्चा हुई थी उस वक्त जब, अभी 2017 की बुक है ये। तो मुझे सिर्फ हॉरर के रीडर्स से, क्योंकि एक बात ये कहनी है कि आप हॉरर से डरो मत। ये भी एक ऐसा जॉनर है जो मतलब लिटरेचर में इसको बहुत ही बुरा नाम दिया गया है आज तक कि हॉरर पढ़ने वाले थोड़े विकृत होते हैं या कुछ उसमें, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। हॉरर एक बहुत ही रिच किस्म का लिटरेचर है। अगर हम वेस्ट में देखें तो ड्रैकुला, फ्रैंकेनस्टाइन, ये तो क्लासिक लिटरेचर में गिना जाता है। हेनरी जेम्स, हमारे इंडिया में भी नारायण धरप जैसे लोग हुए हैं मराठी में, जो कि मतलब क्लासिक लिटरेचर माना जाता है जो हॉरर है। तो हम हॉरर को ये जो निम्न दर्जा जो दे रहे हैं वो एक नहीं होना चाहिए। आई मीन ट्रीट इट एज एक जॉनर ऐसा है जो हमारे साथ है, जो बढ़ना चाहिए। और बस ये एक मैसेज है जो मुझे देनी थी। आप चिंता ना करें, कोई नहीं डरेगा, सब पढ़ेंगे। हाँ, बस इसको परहेज मत करो, पढ़ते रहिए। इस ऑन दिस नोट नील डी सिल्वा से हम विदा लेते हैं। वेरी वेरी धन्यवाद आपका समय के लिए। थैंक यू हर्ष, वेरी वेरी थैंक यू। और किताब पढ़ के हमें रिव्यूज़ भेजिए कमेंट्स में, और नील डी सिल्वा से जुड़िए फेसबुक, ट्विटर पे, और आप इनसे बात भी कर सकते हैं डायरेक्टली। ये बहुत एक्सेसिबल है सोशल मीडिया पे, और आपके जो हॉरर से रिलेटेड संशय होंगे उनका समाधान शायद ये कर पाएंगे। मैं अपने रीडर से प्यार करता हूँ, तो सब आ जाइए और कनेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।